नमस्कार, मैं प्रदीप शर्मा नवा जमाना टीवी तो 1 फरवरी ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਡਾਕਟਰਸ ਫਾਰ ਪੀਸ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ प्रेजिडेंट ऑनरेबल डॉक्टर अरुण मित्रा जी। उन्हां नाल इस विषय ते अज चर्चा करांगे। डॉक्टर साहब, तुहाडा स्वागत है। प्रदीप जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ कि आपने मुझे स्वास्थ्य के जो बजट है उसके बारे में चर्चा के लिए बुलाया है, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण विषय है और स्वास्थ्य अगर किसी व्यक्ति का ठीक है तो वह ही उत्पादन में अपना सही योगदान डाल सकता है। अब बात रही कि 1 तारीख को हमारे देश की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण भारत का वित्त या बजट पेश करने जा रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसमें बहुत ज़रूरी है कि स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बजट को बढ़ाया जाए। पिछले साल जो बजट था वो कुल जो बजट था हमारा 48 लाख करोड़ रुपए के करीब, और उसमें से केवल 89,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य के लिए आवंटित किया गया था। ये कुल जो बजट का 1.8% बनता है। अगर हम हमारे देश की आबादी 140 करोड़ लेते हैं तो ये प्रति व्यक्ति 638 रुपए प्रति व्यक्ति केंद्र सरकार की ओर से बनता है। और अगर हम सकल उत्पाद की बात करें, जो कि पिछले साल का माना जाता कि 173 लाख करोड़ रुपए था, तो ये बजट सकल उत्पाद का केवल जो स्वास्थ्य के लिए आवंटन किया गया 89,000 करोड़ रुपए का, वो केवल सकल उत्पाद या जीडीपी का 0.5% बनता है, जो कि बहुत ही कम है। इससे हमारी सेहत सेवाओं में सुधार होने की। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है कि साडियां सरकारां बुजुर्गों वास्ते और बच्चों की सेहत संभाल वास्ते कितनी को गंभीर हैं, और निजी कंपनियां जो मेडिकल इंश्योरेंस वालियां ने बुजुर्गों की एक उम्र तो बाद मेडिकल इंश्योरेंस करन तो गुरेज करदियां ने। तुसी इस बारे की कहना चाहते हो? जो आपने वरिष्ठ नागरिकों की बात की है, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। आज भी हमारे देश में 93% लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई सहूलत नहीं होती, ना तो उनको पेंशन मिलती है, काम वो कर नहीं पाते। बच्चे भी इस स्थिति में नहीं हो सके कि इतना खर्चा बुजुर्गों पे कर पाएं। और जहाँ तक उनके बीमे का सवाल है, बीमे की दरें उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। जब उनकी अपनी आमदनी ही नहीं है तो वो बीमा कहाँ से करवाएंगे। इसलिए जो वरिष्ठ नागरिक हैं, 60 साल के ऊपर के हैं, उनके लिए बहुत ही दुखदायी स्थिति है। उनके लिए तो सरकार को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन ध्यान नाम के लिए उनकी बातें की जाती हैं, ना तो बीमा कंपनियाँ अगर कोई देना भी चाहे, कोई एक आयु के बाद कोई नया उनका बीमा करती है। ये भी एक गलत बात है। और वैसे सरकार को सबका बीमा करना चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं बराबर की होनी चाहिए, और उसमें प्रीमियम इतने तक होगा, ये नहीं है मैंने मान लो 20,000 रुपए की किस्त दी तो जो मेरा बीमा है वो होगा 2 लाख का। मैं 30,000 की किस्त दूं तो मेरा बीमा होगा 4 लाख का। मगर अगर उससे ज़्यादा खर्चा हो गया तो मेरी जेब से होगा।
ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार की ही जिम्मेवारी बनती है कि वो पूर्णतया स्वास्थ्य सेवाओं को जो है अपने हाथ में ले और अपने उत्तरदायित्व के तौर पे उसको निभाए। डॉक्टर साहब, ऐसा साडे मुल्क च कहा जाता है कि रोटी अद्धी खा लो, पर तुहाडा हेल्थ इंश्योरेंस, तुहाडा सेहत का बीमा होना अति जरूरी है। और जिहड़ियां बीमा आधारित कंपनियां ने वो साडियां सेवावां किस तरह देंदियां ने, इस बारे तुहाडा की कहना चाहते हो? जहां तक आपने बीमा आधारित स्वास्थ्य सेवाओं की बात की, इसमें दो किस्म का बीमा है। एक तो कुछ सरकारी इंतजाम से बीमे किए जाते हैं, जैसे आयुष्मान भारत है, RSBY है वगैरह। उनमें जो है अगर आप अस्पताल में दाखिल होते हैं तो आपको सेवाएं मिलती हैं, लेकिन हमारा जो स्वास्थ्य पे एक व्यक्ति का खर्चा है वो अस्पताल में दाखिल होने से पहले ही अगर हम डॉक्टर की जो सलाह मशवरा लेते हैं उसमें करीब 65-67% उसका खर्चा उस पर होता है। फिर 70% के करीब उसका जो खर्चा वो दवाएं खरीदने पे होता है। इसलिए केवल अस्पताल में दाखिल होने के बाद उसको सरकारी जो सेवाएं ये जो बीमा के तहत इलाज मिले वो ठीक नहीं है। हमें एक चाहिए कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर जिसमें फुल प्रूफ मतलब बाकायदा हर एक व्यक्ति को बराबर की स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। इनमें जो कुछ स्कीमें अच्छी हैं, जैसे ESI एक बहुत अच्छी स्कीम है हमारे मजदूरों के लिए, जिसको सरकार अब कमज़ोर करना चाहती है। उस स्कीम के तहत मजदूरों को जो अच्छा इलाज मिलता है। OPD केयर भी, मतलब कि बीमार हों और डॉक्टर की सलाह लें, उसका भी उस पर खर्चा नहीं आता। या फिर हमारी ECHS है फौजी भाइयों के लिए, या जो हमारे केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं CGHS है, या फिर कई जो ऑटोनॉमस संस्थाएं हैं जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इत्यादि, इनमें भी जो रोगियों को, जो उनके कर्मचारियों को, या BHEL है जो खर्चा मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है। ऐसी तर्ज पर ही हमारे स्वास्थ्य सेवाएं जो आगे बनानी पड़ेंगी, अर्जित करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, जे असी दूसरे मुल्कों की गल करिए, प्रति व्यक्ति वो अपनी सेहत सेवावां बारे उन्हां दा बजट विच की उन्हां दा प्रावधान हुंदा है, ते जिहड़ा साडा मुल्क है भारत वर्ष, प्रति व्यक्ति बजट दे विच ओदी रैंकिंग अगर इंटरनेशनल लेवल ते कहिए तो कित्थे खड़ी है? ब्रिक्स के जितने भी देश हैं उन सब देशों में सबसे कम खर्चा भारत करता है प्रति व्यक्ति। जो मेरी जानकारी है कि क्यूबा 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च करता है, और इंग्लैंड जो है उसका खर्चा 1,67,000 के करीब था पहले, कुछ समय पहले। अब कितना है मैं सही नहीं, मतलब कि बहुत ज़्यादा खर्चा करता है। सबसे पहले देखिए कि सोवियत यूनियन में 1936 में ये फैसला किया गया था कि स्वास्थ्य और शिक्षा सरकार की जिम्मेवारी होगी। इसी संदर्भ में स्वास्थ्य पे खर्चा उन्होंने अपनी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं बनाई, और उसके 10 साल के बाद इंग्लैंड में भी नेशनल हेल्थ सर्विस बनाई गई, और आज तक वो यूरोप के कई और देशों में भी, इंग्लैंड में भी राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवाएं या नेशनल हेल्थ सर्विस स्कीम है। उसके कारण जो है लोगों को इलाज पे खर्चा नहीं करना पड़ता, अपनी जेब से सरकार उस पे खर्चा करती है और बराबर ये जो खर्चा करती। डॉक्टर साहब, ये तो वाकई बहुत चिंताजनक और हैरानीजनक खुलासे हैं। ये इन्ना ते असी बहुत पिछे हाँ, बहुत घट है साडी सरकार इस बारे कोई चिंतित ही नहीं। दूसरी गल, एक सवाल उठता है कि साडे बीमारी नूं जड़ तो खत्म किया जाए या ये बीमारी होवे ही ना, इहदे बारे की प्रावधान हुंदे ने, इस बारे तुहाडे की विचार ने? दूसरी एक और जो समस्या है, अगर बजट पे आवंटन कम है तो स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में जो खोजबीन होनी चाहिए उसमें कमी आती है।
बीमारियों को रोकने के लिए जो खर्चा होना चाहिए उसमें कमी आती है। केवल इलाज करने के लिए तो नहीं ना होता, बीमारियां रुकनी चाहिए, होनी नहीं चाहिए। आज भी हमारे देश में कुपोषित बच्चों की गिनती बहुत ज़्यादा है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में जितने भी कुपोषित बच्चे हैं उसमें से 26% भारत में है। ये बड़ी दुखदायी स्थिति है जब हम एक तरफ हम कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं और 5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने जा रहे हैं, 5 ट्रिलियन की आर्थिकता, और ये स्थिति हो तो ये बड़े दुख की बात है। डॉक्टर साहब, दावे ਅਤੇ सच्चाई ਦੋਵੇਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਧਰਾਤਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ।